आज की कहानी है 12th फेल। ये कहानी है आईपीएस मनोज शर्मा की। ये एक सच्ची कहानी है। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक 12th फेल लड़का इस देश का सबसे बड़ा एग्जाम क्वालिफाई करता है और आईपीएस पुलिस अफसर बनता है। तो बिना देरी के कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम मनोज को देखते हैं जो कि अपने छत पे 12वीं की परीक्षा के लिए बैठकर पर्चियां बनाता रहता है। तभी वहां पर मनोज के पिता के दफ्तर से एक आदमी आता है जिसके हाथ में होता है मनोज के पिता का सस्पेंशन लेटर। लेकिन मनोज के पिता वह लेटर लेने से मना कर देते हैं। तभी वहां पर दादी उस आदमी को अपने पास बुला लेती है और मनोज के भाई कमलेश से बोलती है कि निकाल 2 नाल वाली बंदूक और उतार दे इसकी खोपड़ी में। तभी वह आदमी घबराकर दादी को सारी बात बताता है। दरअसल दोस्तों, मनोज के पिता रामवीर एक सरकारी कर्मचारी थे और उनके अफसर चौहान ने उन्हें एक बीज वितरण की फाइल पर साइन करने को कहा था, जिसे मनोज के पिता ने साइन करने से मना कर दिया क्योंकि बीज किसानों को दिए जाने की बजाय विधायक जी की हवेली में चले गए थे, जिसके कारण चौहान उन्हें बहुत चिल्लाता है और भला बुरा कहता है। यह बात मनोज के पिता से बर्दाश्त नहीं होती और वह चौहान को चप्पल से दे मारते हैं। अब दादी यहाँ अपने बेटे से बोलती है, ऐसे घूसखोरों को चप्पल से नहीं गोली से मारना चाहिए। तभी वहाँ पर एक हवाई फायर हो जाता है और पुलिस भी आ जाती है और फिर वो सस्पेंशन लेटर उसके घर पर चिपकाकर पुलिस निकल जाती है। फिर रात को सभी परिवार के लोग एक साथ खाना खाते रहते हैं, जहां मनोज के पिता यह डिसाइड करते हैं कि मैं उस चौहान के खिलाफ कोर्ट में केस लड़ूंगा। तभी मनोज की माँ कहती है कि अगर तुम केस लड़ोगे तो घर कैसे चलेगा। फिर मनोज कहता है, माँ एक बार 12वीं पास हो जाने दे, कहीं न कहीं चपरासी की नौकरी तो मुझे मिल ही जाएगी। फिर आता है मनोज की परीक्षा का दिन, जहाँ मनोज अपने बनाए हुए पर्चों को टेबल पर रखता है। तभी स्कूल मास्टर बोलता है कि सभी लोग खर्रों को फेंक दो, मैं तुम सभी को आंसर ब्लैक बोर्ड में लिख कर बताऊंगा और तुम लोग उसे ही उतारना। तभी वहाँ पर एंट्री होती है डीएसपी दुष्यंत सिंह की। फिर प्रिंसिपल उन्हें अंदर ले जाता है और कहता है, जनाब बनी बनाई व्यवस्था है ये विधायक जी की, सदियों से चली आ रही है। इतने में ही वहाँ विधायक का फोन आ जाता है। प्रिंसिपल डीएसपी साहब को फोन देता है, लेकिन वह फोन का रिसीवर रख देते हैं। तब प्रिंसिपल उन्हें रिश्वत दे देता है, जिस पर डीएसपी साहब उसकी फोटो खिंचवाकर प्रिंसिपल को ही अरेस्ट कर लेते हैं और इस प्रकार उस साल सभी लड़के 12th में फेल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ मनोज डीएसपी साहब की ईमानदारी को देखकर प्रभावित हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ मनोज के पिताजी विधायक और चौहान के खिलाफ केस करने के लिए दिल्ली निकल जाते हैं। तभी रात को मनोज की माँ दादी को खाना देती है। थाली में देख दादी तुरंत उससे कहती है कि आज तूने सब्जी नहीं दी। तभी वहाँ पर मनोज और कमलेश दोनों भाई माँ के पास आते हैं और अपनी माँ के हाथों में कुछ रुपया थमा देते हैं, जिस पर उनकी माँ पूछती है कि कहाँ से लाए इतने पैसे। तब वह बोलते हैं, माँ तू अब फिक्र ना कर, हम लोग अब किराए की जुगाड़ चला रहे हैं, मैं ड्राइवर और यह मेरा कंडक्टर है। तभी दादी यह सुन कहती है कि अब क्या तुम लोग जुगाड़ चलाओगे? अच्छा हुआ तुम्हारे दादा जंग में मारे गए, वरना आज वो ये सुनकर शर्म से ही मर जाते। फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि दोनों भाई अपने जुगाड़ गाड़ी में सवारी बैठकर जाते रहते हैं। तभी उन्हें विधायक का आदमी रोक लेता है और उनकी सवारियों को उतारने लगता है, जिसका विरोध कमलेश करता है, लेकिन वह विधायक का आदमी नहीं मानता। तब कमलेश उसे चप्पल से मार देता है और अपना जुगाड़ लेकर दोनों भाई वहां से निकल जाते हैं। थोड़ी ही दूर जाने पर विधायक जी की भेजी हुई पुलिस दोनों भाइयों को मिलती है, जो उन्हें उठाकर थाने में बंद कर देती है। तभी वहां पर कमलेश उस पुलिस वाले को विधायक का दल्ला कह देता है, जिस पर वह पुलिस वाला उसे डंडे से मारने लगता है और उसके पापा को गाली भी दे देता है। यह सुनकर मनोज अपना आपा खो देता है और उसे कहता है कि पापा को गाली मत दे, वरना तुझे मैं 2 नाल की बंदूक से उड़ा दूंगा। फिर वह पुलिस वाला उससे बोलता है कि जा और 2 नाल की बंदूक लेकर आ, अगर तू वह बंदूक नहीं लाया तो मैं यहाँ तेरे भाई को उड़ा दूंगा। तब कमलेश भी मनोज को कहता है कि डर मत मनोज, जा बंदूक ले आ और उड़ा दे इसकी खोपड़ी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मनोज बहुत ही समझदारी का काम करता है। वह बंदूक लेने की बजाय सीधे डीएसपी दुष्यंत साहब के बंगले पर चला जाता है,
बंगले में तैनात पुलिस वाला मनोज को रोकता है, लेकिन मनोज जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर डीएसपी साहब बाहर आते हैं और मनोज से पूछते हैं कि क्या हुआ। तब मनोज उन्हें बताता है कि हमारा जुगाड़ थाने में बंद कर दिया गया है और मेरे भाई को भी जबरन पकड़ के रखा है, जिस पर डीएसपी साहब उसे सुबह जाने को बोलते हैं। तभी मनोज डीएसपी साहब से कहता है कि सुबह तक वह पुलिस वाला मेरे भाई को मार देगा। क्या आपकी ईमानदारी बस उस दिन तक ही थी? यहाँ पर डीएसपी साहब का मन बदल जाता है और वो मनोज के साथ थाने पहुंच जाते हैं, जहां पर वह समझ जाते हैं कि यह विधायक के कहने पर ही इन पे झूठा केस बना रहा है और वो दोनों भाइयों को घर जाने को बोलते हैं। फिर मनोज और कमलेश पैदल ही घर जा रहे होते हैं। तभी पीछे से डीएसपी साहब अपनी गाड़ी से आ रहे होते हैं और उन्हें पैदल आता देख अपने साथ बैठा लेते हैं। तभी वह मनोज को बोलते हैं कि तुम बहुत ही हिम्मती हो। फिर मनोज उनसे बोलता है कि साहब एक बात पूछना था। वहीं मनोज का भाई कमलेश उससे बोलता है कि पूछ ले जुगाड़ के बारे में कि हमारा जुगाड़ कहाँ है। लेकिन मनोज वहाँ पूछता है कि मुझे भी आप जैसा पुलिस अफसर बनना है, बताइए कैसे बनते हैं। तभी डीएसपी साहब उससे बोलते हैं कि मनोज तुम्हें चीटिंग छोड़नी होगी। दोस्तों यह बात मनोज के दिल में घर कर जाती है। फिर अगले ही साल डीएसपी साहब का ट्रांसफर हो जाता है और हम देखते हैं कि उस साल विधायक जी के स्कूल में सभी बच्चे दबा के चीटिंग करते हैं, लेकिन मनोज को छोड़कर, क्योंकि मनोज के दिल और दिमाग में डीएसपी साहब की वह बात घर कर गई थी। अब मनोज बिना चीटिंग के 12वीं का एग्जाम देता है, जिसमें वह पास भी हो जाता है। और इधर मनोज की माँ घर का खर्चा चलाने के लिए घर के पशुओं को बेच देती है। जिस दिन मनोज ने बीए क्लियर किया उस दिन उसकी दादी उसे अपने कमरे में बुलाती है और मनोज को अपनी पेटी से एक डिब्बा खोलकर दिखाती है, जिसमें मनोज देखता है कि दादी के पास इतने सारे पैसे हैं। फिर दादी कहती हैं कि बेटा तेरी माँ से छुपाकर पेंशन का पैसा बचा कर रखा था, ले बेटा तू ले जा और इससे अपनी आगे की पढ़ाई कर और खूब बड़ा पुलिस अफसर बनकर आना। तू खर्चे की चिंता मत करना, तेरे दादाजी तुझे वर्दी में देखकर बहुत खुश होंगे। फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि मनोज अपना पीएससी का सपना पूरा करने के लिए गांव से ग्वालियर के लिए बस में बैठकर निकल पड़ता है। जैसे ही वह बस ग्वालियर पहुंचती है, कंडक्टर मनोज को उठाता है। मनोज नीचे झुककर अपने बैग की तरफ देखता है, लेकिन उसका बैग वहां पर नहीं मिलता, क्योंकि उसका बैग कोई और लेकर उतर जाता है। उस बैग में उसने दादी के सारे पैसे रखे होते हैं, जो कि अब चोरी हो गए थे। इसके बाद मनोज बहुत परेशान होता है और रात को ही एक कोचिंग सेंटर के बाहर भूखे प्यासे जाकर बैठ जाता है और बैठकर अपनी दादी की सारी बातें याद करता है कि बेटा बड़ी मुश्किल से बचाए हैं ये पैसा, जा बड़ा पुलिस अफसर बनकर ही लौटना। इतने में ही सुबह हो जाती है और वह कोचिंग सेंटर भी खुल जाता है। वहाँ मनोज को कोचिंग सेंटर वाला बोलता है कि सरकार का दिवाला निकल गया है, अगले 3 साल के लिए पीएससी बंद है। यह सुनकर मनोज हैरान हो जाता है। अब बेचारा मनोज करे भी तो क्या करे, गांव वापस जा नहीं सकता और यहाँ 3 साल के लिए भर्ती पर रोक लग गई है। लेकिन मनोज बहुत स्वाभिमानी प्रवृत्ति का लड़का था। वह कई दिनों तक भोजनालय की दुकान के बाहर ही भूखे प्यासे अपने दिन काट लेता है। उसके बाद एक दिन मनोज से अपनी भूख बर्दाश्त नहीं होती और वह अंदर जाकर होटल के मालिक से कहता है कि मुझे खाना खाना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन उसके बदले मैं आपका कोई भी काम कर दूंगा। तभी दुकानदार उसे खाना खिला देता है। यहाँ मनोज की मुलाकात होती है प्रीतम पांडे से। फिर खाना खाकर मनोज उस दुकानदार से बोलता है कि अब मुझे काम बताएं। दुकानदार बोलता है कोई बात नहीं, तुम स्टूडेंट हो बेटा, बाद में दे देना। इतने में मनोज उस पर भड़क जाता है कि मैं कोई स्टूडेंट नहीं हूँ, मेरे पैसे भी चोरी हो गए हैं। फिर वह दुकानदार बोलता है जाओ हो गया। फिर मनोज उससे बोलता है कि अगर तुम्हें काम नहीं देना था तो मुझे पहले ही बता देते, मैं खाना नहीं खाता। इतने में ही पांडे जी वहाँ से बोलते हैं कि अरे भाई क्यों लड़ रहे हो, पैसे मैं दे दूंगा। इतना सुनते ही मनोज उससे बोलता है तुम क्यों दे दोगे मेरे पैसे, तुम क्या मेरे रिश्तेदार हो। तब पांडे जी कहते हैं कि भैया अकेले तुम्हारा पीसीएस थोड़ी बिगड़ा है, मेरा भी बिगड़ा है। फिर मनोज उसके पास आकर बैठता है और मनोज उससे पूछता है कि अब मैं क्या करूं। तब वह बोलता है कि जाओ अपने घर चले जाओ। तब मनोज कहता है कि नहीं, मैं घर नहीं जा सकता,
और उसे अपनी सारी कहानी बता देता है। इतने में ही पांडे जी का फोन आता है जिसमें वह अपने पापा को कहता है कि पापा मैं दिल्ली पहुंचकर आपको फोन करता हूं। मनोज उससे बोलता है कि तुम क्या घर जा रहे हो? पांडे कहता है नहीं, मैं IAS PCS की कोचिंग करने जा रहा हूं। मनोज कहता है IPS ये क्या होता है? तभी पांडे उससे कहता है कि तू तो DSP बनने आया था, तुझे IPS नहीं पता? अबे बेटा, DSP का बाप होता है IPS। एक DSP 25 साल रगड़ता है ना, तब वह IPS बनता है। बस यह बात सुनते ही मनोज भी IPS बनने की ठान लेता है और पांडे से कहता है कि मुझे भी दिल्ली चलना है। लेकिन पांडे उसे मन से तो ले जाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वह उसे दिल्ली ले ही जाता है। दोनों लोग दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली पहुंचते ही मनोज की आंखें चौंधिया जाती है क्योंकि मुखर्जी नगर का माहौल ही कुछ ऐसा होता है। वह प्रीतम पांडे से बोलता है कि भैया कैसे होगा, यहाँ इतनी भीड़ है, इतने सारे स्टूडेंट हैं। तभी मनोज और प्रीतम पांडे UPSC की जानकारी लेने के लिए निकल जाते हैं गौरी भैया के पास, जहाँ गौरी भैया सभी फ्रेशर स्टूडेंटों को समझाते हैं UPSC का खेल और उनसे बताते हैं कि यह मेरा आखिरी अटेम्प्ट है जिसमें मैं इंटरव्यू तक पहुंचा हूं। वह बोलते हैं कि 5 बार फेल होने के बाद मुझे पता चला कि आखिर कमी क्या थी। वह बोलते हैं कि कमी थी केवल मोटिवेशन की, इसलिए मैंने अपने आखिरी अटेम्प्ट में यह वर्दी लाकर लगा ली है और इसी कारण से मैं इस बार अपना आखिरी इंटरव्यू सबसे बेस्ट देकर आया हूँ। अब तो बस मेरा यही सपना है कि यह वर्दी पहनकर मैं गांव जाकर अपने माँ बाप के सामने सैल्यूट करूं। गौरी भैया बड़े ही आसान तरीके से सभी छात्रों को सांप सीढ़ियों के जरिए UPSC का खेल समझाते हैं, जहां वह बताते हैं कि हर साल हिंदी मीडियम के 2 लाख बच्चे IAS PCS की परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन सफल केवल 25-30 ही हो पाते हैं। बाकी की 1,99,975 वापस से रीस्टार्ट करते हैं। तभी वहां पर मनोज गौरी भैया से कहता है कि भैया पैसे का थोड़ा प्रॉब्लम है, अगर कुछ काम मिल जाता तो। मनोज की बात सुन गौरी भैया बोलते हैं कि जब हम यहाँ आए थे तब 3 साल तक साफ सफाई का काम किए थे, अगर तू कर लेगा तो बता। वहीं मनोज हाँ बोल देता है। फिर मनोज को एक लाइब्रेरी में काम मिल जाता है, जहाँ उसे एक क्लर्क कहता है कि तुम्हें महीने का 280 रुपए मिलेगा और रहने को कमरा भी मिलेगा। साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना होगा, यदि तुम 5 मिनट भी लेट होगे तो पूरे दिन की तुम्हारी पगार कट जाएगी। उसकी बात सुनकर मनोज कहता है कि 5 मिनट देर से नहीं, 5 मिनट जल्दी आऊंगा। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि IAS का फाइनल रिजल्ट आता है, जहां गौरी भैया अपना नाम ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें पता चल जाता है कि उनका आखिरी मौका भी अब हाथ से चला गया। तभी प्रीतम पांडे यह देखकर गौरी भैया की टीम से पलटी मार लेता है और वह IAS टॉपर दीप मोहन की टोली में शामिल हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि हारे हुए गुरु का चेला कौन बनेगा भला। फिर गौरी भैया वहां पर अपनी रीस्टार्ट नाम की चाय की दुकान ओपन कर लेते हैं, जहां गौरी भैया बोलते हैं कि यहाँ पर आप सभी फ्रेशरों को एडवाइस तो फ्री मिलेगी, लेकिन चाय का आपको पैसा देना होगा। फिर हम देखते हैं कि अगले ही सीन में UPSC का एग्जाम होता है, जिसमें मनोज भाई हमारे फेल हो जाते हैं। तभी वहाँ गौरी भैया उसे आकर रीस्टार्ट करने को बोलते हैं। उसके बाद मनोज मन लगाकर लाइब्रेरी में अपनी पढ़ाई शुरू कर देता है और थोड़ा टाइम निकालकर गौरी भैया की मदद भी कर देता है। फिर एक दिन वह IAS टॉपर दीप मोहन से भी मिलता है, जहां दीप मोहन मनोज को चाय वाला समझ लेता है, लेकिन तब भी पांडे उससे बताता है कि भैया मनोज भी UPSC का स्टूडेंट है। उसके बाद दीप मोहन उस पे तरस खाकर कहता है कि मनोज कि तुम्हें कुछ भी हेल्प चाहिए तो मुझे बताना, लेकिन मनोज अपनी पढ़ाई में लगा रहता है और वहीं पांडे अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर अपने दोस्त के साथ गौरी भैया के यहाँ चाय पीने आता है, जहाँ पर पांडे मनोज की बात छेड़ देता है, जिसपे पांडे का वह दोस्त कहता है कि यहाँ सब भेड़ बकरी की तरह आ जाते हैं, बस फिर क्या था। इतना सुन गौरी भैया वहाँ तुरंत उससे बोल पड़ते हैं कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, चले आते हैं ये भेड़ बकरियों की तरह, कुछ नहीं होता इनके पास। किसी का बाप मजदूरी करता है तो किसी का बाप खेती करता है। मेरा बाप भी कड़ी मई जून की चिलचिलाती धूप में खेती करता है। नहीं पढ़ा पाते इनके माँ बाप इनको अंग्रेजी मीडियम स्कूल में, नहीं दे पाते इन्हें कोचिंगों की फीस, लेकिन फिर भी ये लोग खाली हाथ नहीं आते। ये लोग आते हैं अपना जज्बा लेकर कि एक न एक दिन ये भी IAS बनेंगे, और ये जज्बा किसी महंगे स्कूल या कॉलेज में नहीं मिलता। यह जज्बा आता है करोड़ों हिंदुस्तानियों की उम्मीदों से, और यही इनका पूंजी होता है।
हार जीत तो लगा रहता है नवल बाबू, लेकिन जिस दिन हम में से किसी एक का जीत होता है ना, तो समझो करोड़ों भेड़ बकरियों का जीत होता है। दोस्तों अब सीन जाता है जहां मनोज अपना प्री का सेकेंड अटेम्प्ट देता है। अब वहां पर मनोज अपना प्री निकाल लेता है और वहीं पांडे फिर से फेल हो जाता है। अब मनोज मेंस की कोचिंग के लिए जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात होती है श्रद्धा से। वह कोचिंग में लगी IAS टॉपर दीप मोहन की तस्वीर देखकर बोलता है कि दीप मोहन सर को मैं अच्छे से जानता हूँ, वह यहाँ नहीं पढ़े हैं और मुझे भी यहाँ नहीं पढ़ना, आप लोग झूठ बोल रहे हो। तभी वहाँ श्रद्धा के पिताजी उस कोचिंग सेंटर की रिसेप्शनिस्ट से दीप मोहन सर का एडमिशन फॉर्म मांगते हैं, जिस पर वह उन्हें नहीं दिखा पाती। इसलिए मनोज अपना एडवांस लेकर वहाँ से निकल जाता है। जाते समय वह श्रद्धा से कहता है कि मैं यहीं पास की लाइब्रेरी में पढ़ता हूँ, यदि कोई जरूरत हो तो आप जरूर बोलिएगा। उसके बाद मनोज कई दिनों तक लाइब्रेरी में श्रद्धा के बारे में सोचता रहता है। एक दिन श्रद्धा लाइब्रेरी में मनोज से मिलने आती है, जहाँ वह मनोज के हाथ में इंजीनियरिंग की किताब देख के उसे एयरनॉटिकल इंजीनियर समझ लेती है, लेकिन बेचारा मनोज उसकी यह गलतफहमी दूर नहीं कर पाता। फिर दोनों एक साथ कोचिंग पढ़ने निकल जाते हैं। फिर वहीं कोचिंग सेंटर में हम दिव्य कीर्ति सर को देखते हैं, जो कि रॉकेट के सिद्धांत के बारे में पूछते हैं, जहां श्रद्धा सर को बताती है कि सर मनोज को आंसर पता है क्योंकि यह इंजीनियर है, लेकिन यह आंसर देने में शर्मा रहा है। यहाँ सर बोलते हैं कि श्रद्धा, जहाँ तक मुझे पता है कि मनोज ने इंजीनियरिंग नहीं की है। तब मनोज भी हाँ कह देता है। यहाँ श्रद्धा का भ्रम दूर हो जाता है और वह मनोज से नाराज हो जाती है। मनोज उससे कहता है कि मैं तुम्हें बताने वाला था, लेकिन श्रद्धा मनोज की नहीं सुनती। तभी अगले ही सीन में मनोज को लाइब्रेरी का क्लर्क बुलाता है, जो कि वो मनोज से रद्दी का हिसाब लेता है और उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर कहता है कि चोर की औलाद। इतने में मनोज उस पर चप्पल उठा लेता है, लेकिन वह उसे मारता नहीं बल्कि अपने आप को काबू कर लेता है। फिर बेचारा मनोज क्लास और लाइब्रेरी भी छोड़ देता है और वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक आटा चक्की के काम में लग जाता है, जहाँ पर पांडे उसे बहुत समझाता है कि तू ऐसे मेंस का एग्जाम कैसे क्लियर करेगा, जा श्रद्धा को सॉरी बोल दे। लेकिन मनोज उससे बोलता है कि अब मैं मेंस के बाद ही श्रद्धा से मिलूंगा। इतना कह के मनोज लग जाता है अपने मेंस के लिए। फाइनली मनोज इंग्लिश के क्वालिफाई पेपर में फेल हो जाता है, क्योंकि वह टेररिज्म का निबंध लिख देता है, जबकि उसे टूरिज्म का निबंध लिखना था। अब मनोज यह सुनकर सन्न रह जाता है। फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि मनोज श्रद्धा के घर मसूरी चला जाता है, जहाँ श्रद्धा का नौकर उसे कहता है कि मैडम तो नहीं है। फिर वह नौकर श्रद्धा की मनोज से फोन पर बात करवाता है। अब मनोज श्रद्धा से वहाँ पर आई लव यू बोल देता है, लेकिन श्रद्धा उससे उसके मेंस के बारे में पूछती है, जिस पर मनोज उससे कहता है कि मैं मेंस में फेल हो गया। तब श्रद्धा उससे बोलती है कि दिल्ली जाकर तैयारी करो, और उसके आई लव यू का कोई जवाब नहीं देती। मनोज वहाँ से निराश होकर लौट जाता है। यहाँ पर मनोज जाता है फिर अपने गाँव, जहाँ पर उसे पता चलता है कि अब उसकी दादी इस दुनिया में नहीं रही, और यह बात दादी ने मनोज और उसके पिता को बताने से मना किया था। अब मनोज को दादी की मौत का बहुत गहरा असर पड़ता है। अब मनोज अपनी माँ और भाई को मजदूरी करता देख, पिता को ईमानदारी का केस लड़ता देख, वह फिर से उम्मीद बांधकर दिल्ली आ जाता है और अपने परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ उठा लेता है। मनोज सारा दिन चक्की चलाता और रात में पढ़ाई करता था। वह केवल 3 घंटे ही सोता था। फिर अचानक एक दिन गौरी भैया मनोज के पापा को लेकर उस आटा चक्की में आ जाते हैं, जहां मनोज की हालत देखकर उसके पापा उससे बोलते हैं कि बेटा छोड़ दे तू ये सब और चल यहाँ से, मैं चौहान के पांव पकड़ लूंगा, ईमानदारी में कुछ नहीं रखा है। मेरी माँ यानी तेरी दादी भी गुजर गई और मुझे पता भी नहीं चला। इस ईमानदारी का केस लड़ते लड़ते हमारा सारा परिवार बिखर गया। तू चल छोड़ दे ये सब, बीजों की काला बाजारी करेंगे, उसमें खूब पैसा मिलता है। इतना कहकर वह रोते रोते मनोज के गले लग जाते हैं, लेकिन मनोज उससे बोलता है कि पापा मैं हार नहीं मानूंगा, रार नहीं छोड़ूंगा, चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा, आप घर की चिंता बिल्कुल ना करना, मैं सब संभाल लूंगा। फिर क्या था, उस दिन के बाद से मनोज रोज दिन में 15 घंटे चक्की चलाता, 6 घंटे पढ़ाई करता और 3 घंटे ही सोता। फिर एक दिन श्रद्धा अपना प्री एग्जाम देकर कोचिंग आती है। वहाँ मनोज उसे देखता है। श्रद्धा उसे बात करना चाहती थी कि मैं अपना प्री एग्जाम देने के बाद ही बात करूंगा। फिर यहाँ प्री एग्जाम भी हो जाता है, जिसका रिजल्ट आता है और हर बार की तरह पांडे फिर से फेल हो जाता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड पास हो जाती है और वह उससे वही बताने आती है कि मैं पास हो गई हूँ। लेकिन पांडे उसे चिल्ला देता है, क्योंकि वह अपने पापा की डांट सुन रहा होता है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मनोज
मनोज अपना रिजल्ट देखने की बजाय चक्की में गेहूं पीसता रहता है क्योंकि उसके 200 में से 168 मार्क्स सही होते हैं। तभी वहाँ पर श्रद्धा आ जाती है जो उससे बोलती है कि तुम प्री एग्जाम तो निकाल लिए, अब मेंस कैसे निकालोगे? मेंस में यस और नो टिक करना नहीं पड़ता, उसमें थ्योरी लिखनी पड़ती है और ऐसे ही चक्की चलाते रहोगे तो तुम अपना मेंस भी गवा दोगे। तुम यह चक्की का काम छोड़ दो और मेरे पास कुछ पैसे हैं वो ले लो। लेकिन मनोज तो बहुत खुददार आदमी था। वह श्रद्धा से बोलता है कि श्रद्धा तुम नहीं समझोगी, मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, मेरी दुनिया बहुत अलग है। मेरी माँ तिहाड़ी मजदूरी कर रही है, मेरा भाई किसी दूसरे गाँव में मजदूरी कर रहा है और पिताजी केस लड़ रहे हैं, बहुत जिम्मेदारियां हैं मुझ पर। तब श्रद्धा बोलती है, मनोज मैं समझती हूँ लेकिन तुम यहाँ पढ़ोगे कैसे? तब मनोज उससे कहता है, ये है मेरी पढ़ाई की टेबल, मैं यहीं पढ़ूंगा। और अब्दुल कलाम तो स्ट्रीट लाइट में पढ़ते थे, फिर भी मेरे पास तो अपना खुद का लैंप है। फिर मनोज अपने मेंस एग्जाम के तीसरे अटेम्प्ट में भी फेल हो जाता है क्योंकि उसने 20 क्वेश्चनों में से केवल 10 के ही जवाब लिख पाए थे। लेकिन फिर भी श्रद्धा उसके पास होती है। तभी वहाँ पर पांडे अपने दोस्त नवल के साथ आ जाता है। नवल का मेंस निकल जाता है। दोनों पार्टी करके गौरी भैया के यहाँ चाय पीने के लिए बैठते हैं। तभी पांडे श्रद्धा और मनोज को साथ देखकर थोड़ा सा जल सा जाता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़ जो देती है। तभी वह मनोज को भी एडवाइस देता है कि बेटा बन जा कुछ, वरना छोड़कर चली जाएगी। ये कुछ नहीं रखा है इसमें, लूजर के साथ कोई नहीं रहना चाहता भाई। अगर श्रद्धा तेरे जीवन में नहीं होती तो शायद आज तेरा मेंस क्लियर होता। यह सुनकर श्रद्धा को बहुत बुरा लगता है। गौरी भैया भी पांडे को समझाते हैं। तभी श्रद्धा मनोज से कहती है कि तुमने कहा था ना उस दिन कि मैं अगर आई लव यू बोल दूंगी तो तुम मेरे लिए दुनिया पलट दोगे। तो मनोज आई लव यू, जाओ और पलट दो अब दुनिया। फिर मनोज बिना देरी किए दौड़ता हुआ आईएएस दीप मोहन के बंगले जाता है और वह उनसे बोलता है कि सर अब मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, मुझे गाइड करिए। जहां दीप मोहन उसे मेंस निकालने के लिए कुछ टिप्स देता है और कहता है कि मनोज तेरे से नहीं होगा। लेकिन मनोज बोलता है कि मैं कर लूंगा, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा। फिर दीप मोहन मनोज से बोलता है, लो ये पेन और पेपर और अपने बारे में 200 वर्ड लिखो, मैं तुम्हें 8 मिनट 20 सेकंड का समय देता हूँ। तब मनोज उससे कहता है कि यह तो बहुत आसान है, मैं आसानी से इसे कर लूंगा। तब दीप मोहन उसे टाइम देता है और बोलता है योर टाइम स्टार्ट नाउ। फिर मनोज अपने बारे में लिखना शुरू करता है लेकिन मनोज अपने बारे में 80 शब्द भी नहीं लिख पाता। जिसके बाद दीप मोहन उससे कहता है कि तेरे से नहीं हो पाएगा, जब तू अपने बारे में 80 शब्द भी नहीं लिख पाया जिसमें तुझे सोचना भी नहीं था तो तू इतने सारे सब्जेक्टों में 200 वर्ड क्या लिखेगा। इतना सुनकर मनोज वहाँ से लौट जाता है और सीधा जाता है गौरी भैया की दुकान पर हेल्प कराने, जहाँ गौरी भैया उसे बहुत डांटते हैं और उससे कहते हैं कि मनोज कल से चक्की वक्की चलाना सब बंद, तू मेरा कमरा लेकर वहीं पढ़ेगा। लेकिन मनोज मना करता है। तभी गौरी भैया उस पे भड़क कर कहते हैं कि एहसान नहीं कर रहा हूँ तेरे पे, जब लग जाना तो मुझे अपनी पहली सैलरी में ही सूद समेत वापस कर देना। इतना सुन मनोज उन्हें गले से लगा लेता है। दोस्तों उस रात मनोज को पहली बार सोने के लिए बिस्तर और पढ़ने के लिए टेबल मिला था। उसके बाद मनोज अपनी जी जान लगा देता है जिसमें श्रद्धा उसकी बहुत हेल्प करती है और अपनी पीसीएस मेंस देने के लिए श्रद्धा मसूरी निकल जाती है। तभी गौरी भैया मनोज को एक खुशखबरी सुनाते हैं कि श्रद्धा का मेंस क्लियर हो गया है, अगले हफ्ते उसका इंटरव्यू है और श्रद्धा फाइनली डिप्टी कलेक्टर बन जाती है। अब है मनोज की बारी। अब मनोज जाता है अपना आखिरी अटेम्प्ट का मेंस देने, जहां पर वह मेंस क्लियर कर लेता है और पांडे फिर वहीं फेल होकर अपने पापा की डांट सुनता है। वहीं मनोज पांडे का फोन मांगता है ताकि वह श्रद्धा को फोन करके बता सके, लेकिन पांडे उसको फोन देने की बजाय खरी खोटी सुनाकर वहां से निकल जाता है। तब मनोज गौरी भैया की दुकान से जाकर अपने घर पर खुशखबरी देता है और श्रद्धा के घर पर भी फोन करता है और कहता है कि श्रद्धा मेरा मेंस क्लियर हो गया है। लेकिन उसका फोन उसकी माँ उठाती है जो कि झूठ बोल देती है कि श्रद्धा यहाँ नहीं है। शाम को मनोज श्रद्धा के फोन का इंतजार करता है, जहाँ वह फोन करती है और मनोज को बधाई देती है। तब मनोज बोलता है कि मेरा इंटरव्यू है, तुम्हें आना होगा। लेकिन श्रद्धा आने से मना कर देती है क्योंकि हुआ कुछ ये रहता है कि पांडे श्रद्धा के पापा को नशे में फोन करके मनोज और श्रद्धा के बारे में उल्टा सीधा बता देता है, इसलिए श्रद्धा के पापा उसे दिल्ली जाने नहीं देते। अब यहाँ हम पांडे को देखते हैं जिसे पुलिस उठा लेती है, जिसे छुड़वाने मनोज थाने आता है और वहाँ मनोज को पांडे का फोन चेक करके पता
चल जाता है कि पांडे ने ही श्रद्धा के पापा को फोन करके उल्टा सीधा बोला था। इसके बाद मनोज पांडे से कहता है कि भाग जाए यहाँ से, मुझे अपना मुंह मत दिखाना। वहीं दूसरी तरफ श्रद्धा अपने पेरेंट्स को मना लेती है और वह मनोज का इंटरव्यू दिलवाने दिल्ली आ जाती है। और फाइनली आता है वो दिन जब मनोज तैयार होकर श्रद्धा के साथ इंटरव्यू देने पहुंचता है, जहां श्रद्धा मनोज को एक चिट्ठी देते हुए बोलती है कि इसे तुम अकेले में पढ़ना। फिर मनोज इंटरव्यू के लिए अंदर जाता है और अपनी फाइल जमा करता है। वह क्लर्क मनोज से पूछता है कि क्या तुमने 12th में ड्रॉप ईयर किया था? तभी मनोज उससे सच बोल देता है, क्योंकि मनोज बहुत ही ईमानदार व्यक्ति होता है। मनोज उससे कहता है कि नहीं, मैं 12th में फेल हो गया था। यह बात एक चपरासी सुन लेता है, जो कि मनोज को सलाह देता है कि अंदर बैठे व्यक्ति को हिंदी मीडियम वाले लोग पसंद नहीं है, तो तुम यह बात अपनी छुपा लेना। उससे कहना कि उस साल दादी या दादा का देहांत हो गया था, जिसके कारण तुम परीक्षा में नहीं बैठ पाए। और फिर होता भी वही है। मनोज अपना इंटरव्यू देने अंदर पहुंचता है, जहां पर उससे यह बात पूछी जाती है, लेकिन मनोज उनसे साफ कह देता है कि चीटिंग ना होने की वजह से कि वह उस साल फेल हो गया था। फिर वह मनोज को दोबारा आने के लिए बोलते हैं, जिस पर मनोज समझ जाता है कि मेरा इंटरव्यू लगता है खराब जाने वाला है। और मनोज सोचते सोचते श्रद्धा की चिट्ठी निकाल कर पढ़ता है, जिसमें श्रद्धा लिखती है कि मनोज तुम IPS बनो या चक्की में काम करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं अपना जीवन तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। विल यू मैरी मी मनोज? बस यह बात सुनते ही मनोज का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और जब मनोज को दोबारा इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, तो वह बड़ी ही हिम्मत और साहस के साथ अपना इंटरव्यू देता है। और बाहर जाते समय उसे बस एक आवाज सुनाई देती है कि वेस्ट ऑफ टाइम, जिसके बाद उसे लगता है कि उसका रिजल्ट खराब हो गया। अब आता है रिजल्ट का दिन, जहां श्रद्धा मनोज को लेकर जाती है, लेकिन मनोज अपना रिजल्ट देखना नहीं चाहता, क्योंकि उसे तो बस वही आखिरी आवाज याद आती है जो कि उसने इंटरव्यू के बाद लौटते समय सुनी थी कि वेस्ट ऑफ टाइम। फिर श्रद्धा मनोज का रिजल्ट देखने जाती है और रिजल्ट देखकर वह अपना सिर हिलाती है। दोस्तों, यह मूवी का सबसे इमोशनल सीन होता है, जहां पर मनोज अपने घुटनों के बल रोता हुआ बैठ जाता है और वहीं गौरी भैया भी अपनी वर्दी लेकर मनोज को बधाई देने आ जाते हैं और पांडे भी अपनी रिपोर्टिंग करने वहां पहुंच जाता है। फिर मनोज अपने घर पर फोन करता है और अपनी माँ को बताता है कि माँ, मैं IPS बन गया। जहां मनोज के पापा उसकी IPS की खबर सुनते ही तुरंत दौड़ते हुए भागने लगते हैं। तब उसकी माँ पूछती है कि कहाँ जा रहे हो? तब वह कहते हैं कि मैं बताने जा रहा हूँ उस चौहान को कि उसने एक IPS के बाप से पंगा लिया है। दोस्तों, इसके बाद कहानी जाती है 1 साल बाद की, जहां हम देखते हैं कि मनोज अपनी शादी का कार्ड लेकर दुष्यंत सर से मिलने जाता है। जहां पहुंचते ही दुष्यंत सर खड़े होकर उसे सैल्यूट करते हैं, लेकिन मनोज उनके पैर छूता है और कहता है कि सर, आपने मुझे पहचाना नहीं। और बोलता है कि सर, मैं वही जुगाड़ वाला लड़का हूं जिसे आपने बोला था कि चीटिंग छोड़नी होगी। इतना कहते ही DSP साहब उसे पहचान लेते हैं और उसे सैल्यूट करके अपने गले से लगा लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं चंबल की सबसे बड़ी शादी को, जहां हम देखते हैं कि मनोज के जुगाड़ में विधायक जी और चौहान भी बैठे हैं और वहीं पांडे जी सबकी वीडियो बना रहे होते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ होता है इस प्यारी सी फिल्म का अंत। उम्मीद है आपको ये स्टोरी, ये कहानी जरूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा।